जय हिंद साथियों, बिहार एग्ज़ाम्स की तैयारी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हाँ साथियों, एकदम आपने सही सुना है, बिहार एग्ज़ाम्स की तैयारी मतलब इस चैनल पे आपको बिहार के सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाएगी। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी बिहार दरोगा की तैयारी चल रहा है। इसके बाद बिहार एसएससी आएगा, उसकी तैयारी मतलब बिहार के समस्त एग्जाम की तैयारी इस चैनल पर आपको करवाई जाएगी। तो फटाक से मतलब जल्दी से जल्दी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, हम लोग एडुटोरिया का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज हम लोग सेट नंबर 11 देखेंगे। बिहार दरोगा एडुटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट है, सेट नंबर 11। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में कौन सा कथन गलत है, गलत देखना है। तो पहला ऑप्शन है कि स्वतंत्रता पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात से खोजे गए हैं। तो एकदम सही है, मतलब आज़ादी के बाद सिंधु घाटी का जो सर्वाधिक स्थल है गुजरात में ही खोजा गया है। दूसरा ऑप्शन है नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य लोथल से। तो यही गलत है। नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का जो साक्ष्य है यह लोथल नहीं बल्कि कालीबंगा से मिला है। कहाँ से? तो कालीबंगा से मिला है। तो अपना आंसर हो जाएगा बी। बाद बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं। रंगपुर की खोज 1953 में रंगनाथ राव द्वारा किया गया, एकदम सही है। रंगपुर की खोज किसने की? तो रंगनाथ राव ने 1953 में। और अगला है चौथा ऑप्शन कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। तो ये भी सही है। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किए थे कौन? तो रखालदास बनर्जी। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्राग ऐतिहासिक स्थल बोलन यानी बेलन घाटी पढ़े होंगे हम लोग, प्राचीन भारत में बेलन घाटी। तो बेलन जो है, बोलन किस नदी के किनारे स्थित है? तो बेलन नदी के किनारे, यानी बेलन घाटी बेलन नदी के नाम पर पड़ा है, तो बेलन के। चलिए, उसके बाद रावी, मतलब हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, ठीक है। और रंगपुर देखा जाए तो मादर नदी के किनारे, रंगपुर मादर नदी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है जैन धर्म के अंतर्गत द्वितीय जैन संगति का आयोजन कब किया गया? द्वितीय जैन संगति, तो द्वितीय जैन संगति का जो आयोजन किया गया था 512 ईस्वी में, 512 ईस्वी में। और यह किया गया था गुजरात में। कब, कहाँ आयोजन किया गया था? तो गुजरात में किया गया था। वही देखा जाए पहली जैन संगति, तो पहली जैन संगति 300 ईस्वी पूर्व में की गई थी और यह हुआ था पाटलिपुत्र में। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है निम्न में से किस चोल शासक ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी? राजकेसरी की उपाधि धारण किया था राजेंद्र प्रथम। राजकेसरी तो राजेंद्र प्रथम, और नरकेसरी की उपाधि भी। तो नरकेसरी, अगर बोले नरकेसरी की उपाधि, तो नरकेसरी की उपाधि विजयालय। और राजेंद्र प्रथम से और क्वेश्चन बनेगा कि चोल वंश के संस्थापक भी कौन है? विजयालय। मतलब चोल साम्राज्य का जो सर्वाधिक विस्तार हुआ था किसके समय में हुआ? तो राजेंद्र प्रथम के समय में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है कि संतलत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को किस नाम से जाना जाता था? लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को किस नाम से जाना जाता था? तो मुक्तई। किस नाम से? मुक्तई के नाम से जाना जाता था। वही देखा जाए खासखेल, तो खासखेल क्या है? मतलब संतलत काल में जो अस्थाई सेना है, अस्थाई सेना को कहा जाता था खासखेल, अस्थाई सेना को खासखेल, और सरकारी भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन उसके बाद है छठा, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को की गई थी। 15 अगस्त 1906, यानी मतलब कौन? बंगाली विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उस क्रम में किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी एनसीई की स्थापना। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र, तो यह लंदन से किया गया था। कहाँ से? लंदन से किया गया था। पता है कि लंदन में 1905 में, कब? 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी और उन्हीं का समाचार पत्र था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ है? मतलब बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, इसका मुख्यालय कहाँ था? तो पूना में। कहाँ था? पूना में। तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब किए थे? अप्रैल 1916 में। अप्रैल 1916 में। आपको ये क्वेश्चन यहाँ से बताना है, कमेंट करना है कि एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी यह कब किया गया था और उनका मुख्यालय कहाँ था? चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है कि 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किन राज्यों में किया गया था? यानी कांग्रेस के द्वारा जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया था किन राज्यों में किया गया था? तो
कहाँ कहाँ, बम्बे में किया गया था, मद्रास में किया गया था, ठीक, उसके बाद मध्य प्रांत में किया गया था और उड़ीसा में किया गया था। यानी 1, 2, 4 और 5, बम्बे, मद्रास, मध्य प्रांत, उड़ीसा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संघर्ष विजय की रणनीति, संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू साहब का कथन है, जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि कांग्रेस को निरंतर संघर्ष की नीति का पालन करना चाहिए। चलिए उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन कि इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो कि गलत है। यह जो किया गया था 1833 में किया गया था, 1833 के अधिनियम। दूसरा, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में की गई थी। तो अपना आंसर यही हो जाएगा बी। चलिए हाँ बी, और भी ऑप्शन है ना। अच्छा, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट संचालक मंडल का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया। 1000 पाउंड में अंशधारियों के स्थान पर 500 पाउंड के अंशधारियों को संचालक चुने, यह गलत है, यानी केवल बी सही है, केवल बी सही है, केवल बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था? यानी 1906 में कौन ऐसा रियासत था जो अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था? तो यह था बड़ौदा। कौन? बड़ौदा था। और बड़ौदा में कौन सा शासक? तो गायकवाड़ शासक, मतलब उसमें गायकवाड़ लोग शासन कर रहे थे, तो बड़ौदा के गायकवाड़ शासक ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? पहली जनसंख्या नीति की घोषणा 1976 में किया गया था। 1976 में। इस प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का कार्यकाल देखा जाए इस समय का तो 6677 यानी 1966 से लेके 1977 तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण किस प्रकार होता है? तो व्यक्तियों की क्रय क्षमता के अनुसार, व्यक्तियों की क्रय क्षमता के अनुसार। फिर से क्वेश्चन देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण किस प्रकार होता है? तो व्यक्तियों की क्रय क्षमता के अनुसार। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? माही सुगंधा, तो माही सुगंधा यह धान की, माही सुगंधा किस फसल का किस्म है? तो धान की फसल का किस्म है माही सुगंधा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है कि कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि है। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कि स्वतंत्रता के समय देश के लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? मतलब आज़ादी के समय में तो 75% जनसंख्या आज़ादी के समय में कृषि पर निर्भर थी। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना कब की गई? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1977 में। कब की गई थी? 1977 में की गई थी। और इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का निवारण करना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का निवारण करना। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्र नहीं है? स्थल रुद्र देश नहीं है तो कोलंबिया, कोलंबिया स्थल रुद्र देश नहीं है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन कीट का उदाहरण नहीं है? कीट का उदाहरण नहीं है तो मकड़ी, मकड़ी जो है कीट का उदाहरण है, मकड़ी कीट नहीं है, मकड़ी कीट में नहीं आता है। उसके बाद है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो घरेलू उपभोग के आधार पर, घरेलू उपभोग के आधार पर। चलिए उसके बाद स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, किसने कहा था? तो यह कथन महात्मा गांधी जी का कथन है। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? ओलंपिक ऑर्डर से अभिनव बिंद्रा को, किनको? अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। और इससे पहले देखा जाए मतलब या दूसरे नंबर पर है, इससे पहले किनको दिया गया था ओलंपिक ऑर्डर? तो इंदिरा गांधी को, किनको? इंदिरा गांधी को दिया गया था इनसे पहले। उसके बाद है कि T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी तो भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। उसके बाद
संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी का नया अध्यक्ष कौन? तो यूपीएससी के नया अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रीति सूदन, प्रीति सूदन। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघ दिवस, बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। और देखा जाए कि 2024 में जो बाघ दिवस का थीम था, इसका थीम था कॉल फॉर एक्शन, कॉल फॉर एक्शन। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन उसके बाद है कि ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन, तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। उसके बाद ऑपरेशन इंद्रावती, तो ऑपरेशन इंद्रावती है थी, इंद्रावती है थी, इंद्रावती तो है थी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में अवनी लेखारा ने स्वर्ण पदक जीता है, उसका संबंध किस खेल से है? तो यह जो है शूटिंग से, मतलब अवनी लेखारा का संबंध किससे है? तो यह इनका संबंध शूटिंग से है। 2020 में, इससे पहले भी यह मतलब गोल्ड मेडल लाई थी शूटिंग में। उसके बाद 48 वर्षों में पहली बार अरब सागर में भूमि से समुद्र की ओर चक्रवात बना। इस चक्रवात का नाम क्या है? तो इसका नाम था असना। क्या नाम रखा गया? असना। और यह जो नाम है किसके द्वारा दिया गया? असना नाम कौन दिया था? तो पाकिस्तान। कौन दिया है असना नाम? पाकिस्तान। चलिए उसके बाद हाल ही में आरबीआई के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आरबीआई के गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। उसके बाद भारत को पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य से प्राप्त हुआ है? जनरेशन बीटा तो मिजोरम से। कहाँ से? मिजोरम से। चलिए तो जनरेशन बीटा कहाँ से? मिजोरम से। उधर मतलब मशीन चालू हो गया था तो आवाज़ की वजह से फिर अंदर आना पड़ा, बाहर थे। चलिए अगला क्वेश्चन उसके बाद देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन कि आरिफ मोहम्मद खान बिहार के कौन से राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं? आरिफ मोहम्मद खान, तो यह 42वें कौन से क्रम के राज्यपाल बने हैं? आरिफ मोहम्मद खान तो 42वें क्रम के राज्यपाल बने हैं। उसके बाद देखिए जाए अगला क्वेश्चन है कि 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन तो यह कहाँ किया जाएगा? साउथ अफ्रीका में। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। इससे पहले वाला 19वां कहाँ? तो ब्राज़ील में। 19वां ब्राज़ील में और 20वां साउथ अफ्रीका में। उसके बाद ऑपरेशन कामधेनु, तो कामधेनु, ऑपरेशन कामधेनु जो है किस राज्य की पुलिस के द्वारा? तो जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। मतलब मवेशी यानी पशुओं की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत की गई थी जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। उसके बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो 4 खिलाड़ियों को। कितने खिलाड़ी? 4 खिलाड़ी। 4 खिलाड़ी में कौन कौन से हैं? तो मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, परवीन कुमार और डी गुकेश। उसके बाद देखिए विंग्स इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ हुआ है? विंग्स इंडिया तो यह हैदराबाद में। कहाँ हुआ है विंग्स इंडिया सम्मेलन? हैदराबाद में हुआ है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली पाम ऑयल प्रसंस्करण मिल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की गई है? पाम ऑयल प्रसंस्करण मिल तो यह अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद देखिए लामित 2024 का आयोजन भारतीय सेना और किस देश के बीच, यानी लामित युद्ध अभ्यास है यह भारतीय सेना और सेशेल्स की सेना के बीच होती है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए मासिक पेंशन देने की मंजूरी की घोषणा की है? तो यह उड़ीसा। कौन? उड़ीसा। और इसमें 20,000 रुपये देगा पेंशन के तहत। उसके बाद छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया? छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो तमिलनाडु में। कहाँ किया गया? तमिलनाडु में किया गया। और इसमें नंबर 1 पर कौन रहा? तो महाराष्ट्र। कौन रहा है नंबर 1? महाराष्ट्र रहा है नंबर 1 पे। चलिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? संगीत कला निधि पुरस्कार तो टीएम कृष्णा को संगीत कला निधि का पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन चूज द करेक्ट सेंटेंस, कौन सा कथन जो है सही है? कौन सा कथन सही है? तो सी नंबर अपना आंसर हो जाएगा, यानी द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2005। चलिए उसके बाद चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सैटेलाइट गलत लिखा हुआ है, यानी इसमें सही क्या हो जाएगा? डिसीजन, DECISION, डिसीजन सही है। उसके बाद एंटोम देखना है, यानी छोटी का तो छोटी का हो जाएगा सिस्टमेटिक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिस्टमेटिक यानी डी। उसके बाद निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा दिनकर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाद बाकी पुस्तक, कलम और गांव जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है? हमेशा बहुवचन के रूप में तो प्राण जो है हमेशा बहुवचन के रूप में
बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राण के अलावा देखा जाए कुछ शब्द जैसे दर्शन, आंसू, ठीक है, ये सभी बहुवचन के रूप में हमेशा प्रयोग किया जाता है। उसके बाद महोत्सव का अर्थ, महोत्सव यानी महान है जो उत्सव, महान है जो उत्सव, महोत्सव। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद है। वेदोक्त, वेदोक्त यानी वेद जोर उक्त, वेदोक्त, वेद जोर उक्त। उसके बाद मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी, मृगनयनी में कर्मधारय समास है। मृगनयनी में कौन सा समास है? तो कर्मधारय, कर्मधारय। उसके बाद देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कि सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे तरंगधर्ष के अलावा सूर्य के प्रकाश की कौन सी अन्य तरंगधर्ष समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित होती है? तो मतलब कौन कौन सा है? एक तो लाल है और एक हरा है, इसके अलावा एक पीला, लाल, हरा और पीला। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है कि क्षैतिज रूप से स्थित क्षौर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा है? उदासीन बिंदु, तो उदासीन मतलब वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या हो? शून्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन है कि एक आनत तल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके किसने यह निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता तो वे नियत गति से गतिमान रहते हैं, नियत गति से गतिमान रहते हैं। तो यह किसका? तो यह गैलीलियो का नियम है, यानी कहा जाए तो जड़त्व का नियम। मतलब देखिए न्यूटन की गति का पहला नियम, कोई बल, बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, और जड़त्व वही गैलीलियो। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि के संबंध में, तो ध्वनि के संबंध में ध्वनि निर्वात में संचारित, गलत बात, ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं होती है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। बाद बाकी मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अप्रिय ध्वनियाँ शोर कहलाती है और आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं, ये भी सही है। उसके बाद देखिए टोकामक, तो टोकामक परमाणु अनुसंधान टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो परमाणु ईंधन से संबंधित है। उसके बाद देखिए सेंटीग्राम सेकेंड, सेंटीग्राम सेकेंड यानी सीजीएस, सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक ऑस्ट्रेड होता है। सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ऑस्ट्रेड। और ऐसे क्या होता है? ऐसे प्रणाली में कैंडेला। चलिए उसके बाद नेबुलर परिकल्पना के अनुसार आकाशगंगा कैसे बनती है? किस परिकल्पना? नेबुलर परिकल्पना के अनुसार, तो इसके अनुसार जो आकाशगंगा है वह एक बहुत बड़े बादल के रूप में हाइड्रोजन गैस के संचय के द्वारा बनता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि धातु अम्लों से अभिक्रिया धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है, यही सही हो जाएगा। धातु जो हमसे अभिक्रिया करके धातु लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन एलईडी अर्धचालक प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त धातुओं में से एक है? एलईडी अर्धचालक प्रौद्योगिकियों में प्रयुक्त धातु में से एक कौन है? तो गैलियम। कौन है? गैलियम। चलिए उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन, क्या होता है जब अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाता है? अम्ल और क्षार को जल में मिलाने से क्या होगा? तो आयनों की सांद्रता में कमी हो जाएगी। आयनों के यानी प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी, प्रति लीटर आयतन में, प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाएगी। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सफ़ेद और पीले रंग का ठोस है? सफ़ेद और पीले रंग का ठोस है जिसमें हल्की सुगंधित गंध होती है, जिसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो एंथ्रासीन को। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा तो एंथ्रासीन। अगला क्वेश्चन 62 नंबर, आवर्त सारणी के समूह 1 की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकेंड में धूमिल हो जाती है? हवा के संपर्क में आने से जल जाएगी, धूमिल हो जाएगी, तो सोडियम। कौन सी? सोडियम। उसके बाद निम्नलिखित में से किन नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? योग के बराबर होता है, तो यह डाल्टन का नियम है। किसका नियम? डाल्टन का नियम है। चार्ल्स का नियम देखा जाए तो चार्ल्स का नियम कहता है कि स्थिर दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चार्ल्स के नियम में एक पॉइंट ध्यान में रखना है, बस स्थिर दाब हो। चार्ल्स के नियम में क्या है? स्थिर दाब। और वैल के नियम में होता है स्थिर ताप, स्थिर ताप। यही 2 पॉइंट से इसका जो कथन है क्लियर हो जाता है। और गैसों के विसरण का नियम कौन दिए? तो ग्राहम साहब। गैसों के विसरण के नियम ग्राहम साहब। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवीय अणु है? निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवीय अणु है? तो ध्रुवीय अणु जल जो है ध्रुवीय अणु है। उसके बाद
निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निलंबन के संबंध में तो 1 और 2 दोनों कथन सत्य है, मतलब निलंबन एक बीसअमांगी मिश्रण है, निलंबन एक बीसअमांगी मिश्रण है और निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किंगडमी फंगी से संबंधित नहीं है? फंगी, कवक, फंगी से संबंधित नहीं तो युगलिना, युगलिना फंगी से संबंधित नहीं है। उसके बाद बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलाप का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल है? निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल है? तो मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन, मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद छोटी आंत से स्रावित होने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम किसका? यह प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय रसोई पदार्थ को शर्करा खाने वाला कवक कहा जाता है? शर्करा खाने वाला कवक खमीर को कहा जाता है, शर्करा खाने वाला कवक तो खमीर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा गोल कृमि है? निम्नलिखित में से कौन सा गोल कृमि है? तो एस्केरिस, एस्केरिस जो है यह गोल कृमि है। उसके बाद जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है क्या कहलाता है? जोड़ों की गति को आसान बनाता है यह क्या कहलाता है? तो सिनोवियल कहते हैं इसको। क्या कहा जाता है इसे? सिनोवियल, सिनोवियल। उसके बाद जुगाली करने वाली पशु जैसे मवेशियों में क्या मौजूद होता है जो मौजूद जीवाणु सेलुलोज के पाचन में मदद करता है? तो रूमेन। क्या मौजूद होता है? रूमेन की वजह से ये लोग सेलुलोज का पाचन करते हैं। मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग ग्रंथि या शरीर के तापमान को बनाए रखती है? शरीर के तापमान को बनाए रखने का काम करती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। उसके बाद पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है? यह पराग को फंसाकर रखता है, पराग को फंसाकर रखता है तो यह वर्तिकाग्र है। कौन? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो मच्छर के काटने से हेपेटाइटिस नहीं होता है, हेपेटाइटिस यह वायरस से होता है, हेपेटाइटिस वायरस से होता है और यह यकृत को प्रभावित करता है। किसको? यकृत को प्रभावित करता है। उसके बाद अरब सागर में निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? अरब सागर तो हिंद महासागर का विस्तार है, अरब सागर। चलिए उसके बाद अरब सागर हो, उधर इधर बंगाल की खाड़ी हो। उसके बाद गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गोविंद सागर बलमपंत यह हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर लोहे जैसी सभी आधार धातु को सोने में, लोहा को सोना बना दे एक ही पत्थर? पारस पत्थर। कौन सा पत्थर? पारस पत्थर। उसके बाद हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो इसे वर्षा पोषित क्षेत्रों में लागू किया गया था, यही गलत है। वर्षा पोषित क्षेत्रों का मतलब नहीं, यही गलत है। बाद बाकी यह कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था। इसका लक्ष्य मुख्यतः गेहूँ और चावल उत्पादक क्षेत्र था और इसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित किया गया था। चलिए आपको कमेंट करना है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? भारत और विश्व दोनों में। वर्षा वनों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? वर्षा वन में तो कर्तन एवं दहन कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि। उसके बाद देखिए लेटराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? लेटराइट मिट्टी का निर्माण निक्षालन से, लेटराइट मिट्टी का निर्माण निक्षालन से। उसके बाद शैवाल और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? शैवाल और लाइकेन तो टुंड्रा वन में, शैवाल और लाइकेन किस वन में? टुंड्रा वनों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा तापमान, वर्षा, पवन आदि से संबंधित डेटा एकत्र करने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जिम्मेदार भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में की गई थी। संरचनात्मक भूविज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संरचनात्मक भूविज्ञान तो शैल संरचनाओं के विकास का रूप, वर्गीकरण, तंत्र और कारक कारण। उसके बाद सफ़ेद को पर्वत श्रृंखला, सफ़ेद को यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है, तो सफ़ेद को पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से किस देश में है? तो पाकिस्तान में है। किस देश में? पाकिस्तान में। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके हाथों से लिखा गया था? हाथों से अंग्रेजी में तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। उसके बाद देखिए 87 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा? यह अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315 के 1 में उल्लिखित है। उसके बाद देखिए भारत के निम्नलिखित
में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की गांधीवादी सिद्धांत? तो गांधीवादी सिद्धांत है ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायत का संगठन। और यह जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है 40, अनुच्छेद 40 में है। उसके बाद देखिए 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत संघ में दादर और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? दादर नगर हवेली को। तो 10वां संविधान संशोधन, 10वां संविधान संशोधन। और यह कब हुआ था? 1961 में। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। उसके बाद संस्कृति व शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करना। ठीक है। और यह जो आर्टिकल देखा, अनुच्छेद देखा जाए कौन कौन से अनुच्छेद में है? तो 29 और 30 में, 29 और 30 में। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए? राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए। तो सरकारी आयोग, सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1983 में, 1983 में। उसके बाद देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन उस समिति का हिस्सा नहीं है जिसका निर्माण केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त के नियुक्ति के संबंध में प्रधानमंत्री से सुझाव देने के लिए किया गया? प्रधानमंत्री से सुझाव देने के लिए किया गया था। तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष कौन? लोकसभा अध्यक्ष इसका हिस्सा नहीं। भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका, द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? द्विसदनात्मक मतलब दो सदन, मतलब दो सदन वाला विधायी निकाय, द्विसदन। और यह जो 1919 के अधिनियम में लाया गया था पहली बार द्विसदन। 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया है? एक प्रस्ताव है संक्षिप्त करने के लिए। तो यह समापन, क्या? इस समापन। उसके बाद 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अधीन आता है? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच जो विवाद है यह सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। कौन सा क्षेत्राधिकार? मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। चलिए उसके बाद मैथ है, और देखिए बना लेना है इसको भी। a बटा b बराबर 5/4 कहने का मतलब a का मान आपको दे दिया है 5, b का मान दे दिया है आपको 4। तो यहाँ बैठा देना है a² + b² बटा में a² - b²। a² तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस में b² तो b 4 है तो 4 चौके 16 हो जाएगा, बटा फिर से वही a² - b² है तो यहाँ 25 माइनस में 16 हो जाएगा। तो 25 और 16 को जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, और 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 16 और 9 25 होता है नहीं। 41 बटा में 9 पूर्णांक तोड़ेंगे तो 9 चौके 36, 36 और 5 41, 9 चौके 36, 36 और 5 41 बटा में 9 अपना आंसर हो जाएगा ये। चलिए उसके बाद सोनी तथा मोनी की आयु का अनुपात, सोनी तथा मोनी की आयु का अनुपात 7:6 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। तो इनकी आयु में कितना का अंतर है? तो देखिए अनुपात में अगर अंतर देखा जाए तो 7 से बढ़ा 2 और 6 से बढ़ा, यानी 7 से 9 हुआ तो 2 बढ़ा, और 6 से 8 हुआ तो 2 बढ़ा, यानी दोनों अनुपात में अंतर समान है। अंतर समान है तो डायरेक्ट अंतर पर बना देंगे, यानी अनुपात 2 बराबर हो जाएगा कितना? 8। अनुपात 2 बराबर 8, तो अनुपात 1 बराबर कितना? 2 चौके 8 यानी 4, तो 4 वर्ष का अंतर। चलिए उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त, अच्छा सेम क्वेश्चन है, मतलब दोबारा आ गया है, वही क्वेश्चन है। आ जाइए आगे देख लेते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन, किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिनों में पूरा करता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य, तो शेष का देखिए टोटल काम है 10, टोटल काम कितना? 10, उसमें से 7 काम हो गया तो बचा कितना? 3 काम, यानी कि 3/10 काम। तो 3/10 काम को करता है 4 दिन में, 3/10 काम को 4 दिन में करेगा। तो एक काम को कितने दिनों में करेगा? यानी क्वेश्चन है कि पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेगा? यानी 3/10 दोनों मिलके, तो 3/10 कार्य को दोनों मिलके 4 दिन में करता है, तो कितना हो जाएगा? एक काम को करेगा तो हो जाएगा 4 गुने 10 बटा में 3, 4 गुने 10 बटा में 3, यानी कि 10 चौके 40, 40 बटा में 3, 40 बटा में 3, तो 13 × 39, 41 बटा में 3, अपना आंसर हो जाएगा सी। चलिए उसके बाद है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, 27% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए, अनुत्तीर्ण। तो तथा 248 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण, तो मतलब अनुत्तीर्ण को हमको उत्तीर्ण कर देना है, क्योंकि संख्या दिया है तो कुल कितने परीक्षार्थी थे, कुल कितने परीक्षार्थी थे। तो देखिए जब 27% अनुत्तीर्ण हुआ है
तो उत्तीर्ण यानी पास कितना होगा, तो 100 में से घटा दीजिए 27, तो 100 में से अगर 27 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 73%, यानी 73% दोनों विषय में उत्तीर्ण रहा होगा। ठीक है, और इधर 70% उत्तीर्ण, तो 70, और इधर 65% गणित में यानी कि 65, तो 70 + 65 और 2 में कितना, तो 73 जोड़ दीजिए, तो 70 और 65 हो जाएगा 7 × 13 135, 135 में से 73 घटा दीजिए, तो 135 में से 73 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपको कितना 62 हो जाएगा, कितना 62, यानी 62 बराबर हो जाएगा आपका 248, 62 बराबर, यानी 62% है, तो 62 बराबर कितना 248। तो अब हमको निकालना है कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितना होगा 100 होगा, तो 100 बराबर निकालना है, तो 248 बटा में 62 गुना 100, ये 4 से कट जाएगा, 62 चौके यानी 4 दूना 8 और 6 चौके 24, तो 400 में 4 से गुना करेंगे तो 100 चौके 400, अपना आंसर हो जाएगा बी 400। चलिए अंतिम क्वेश्चन, कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपये का मूलधन इतना हो जाएगा, तो मूलधन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा मूलधन कितना है 2000 गुना 10% है 110, यानी 1 + 110 बटा में 100, 110 बटा में 100, और पावर में समय होता है तो कितने समय में समय पूछा है तो पावर में हो जाएगा n, अब बराबर कितना हो जाएगा, बराबर मूलधन कितना है 2420 हो जाएगा। ठीक, चलिए इतना अगर करते हैं तो इधर हो जाएगा 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो 11 बटा में 10, 11 बटा में 10 के पावर n, 11 बटा में 10 के पावर n, अब बराबर इधर इसको गुना को भाग में ले जाते हैं, तो रुक जाइए पहले काट देते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 से यहाँ हो जाएगा 121 और 2 से हो जाएगा यहाँ 100, तो यहाँ हो जाएगा आपको 121 बटा में 100। अगर देखिए तो 121 जो है 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर 11 बटा में 10, 11 बटा में 10 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक, और इसको बराबर कर दीजिए, तो 11 बटा 10 11 बटा 10, तो पावर क्या हो जाएगा समान हो जाएगा, तो इन बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इन बराबर 2, अपना आंसर हो जाएगा 2 वर्ष, कितना 2 वर्ष। तो चलिए 100 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में हम लोग क्लियर कर लिए हैं और अच्छा तरीका से क्लियर किए हैं। इसी प्रकार से बिहार दरोगा की जो भी प्रैक्टिस सेट आएगी सभी प्रैक्टिस सेट आपको क्लियर यहाँ से कराया जाएगा, और सभी पब्लिकेशन का नया वॉल्यूम आएगा उसका प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा। यानी फिलहाल पूरा फोकस अपना को दरोगा पर देना है और दरोगा इस बार बनना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इन्हीं सभी बातों के साथ यानी फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।